नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। 8 साल 155 केस, 45 संदेहास्पद मौतें, 3500 लोगों के खिलाफ चार्जशीट। जी हाँ, हम किसी थ्रिलर मूवी का प्रोमो नहीं सुना रहे। ये व्यापम घोटाले की व्यापकता का नमूना है। किसी भी जांच एजेंसी के लिए ये आंकड़े दिमाग को उलझाने वाले हो सकते हैं, लेकिन व्यापम घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों ने भी ऐसे ऐसे तिकड़म लगाए जिसके बूते कुछ लोगों को ही सही लेकिन सजा हुई। आप सोचिए जरा, 18 लाख तस्वीरों में से 300 संदेहास्पदों की पहचान करना, वो भी तब जबकि जांच एजेंसी के अधिकारी इनमें से किसी से बात नहीं कर सकते। जिन 308 लोगों की पहचान करनी थी वे सभी मेडिकल के छात्र थे। ये सभी उन प्रतियोगियों के बदले में एंट्रेंस परीक्षा में बैठे थे जिन्हें अपने दम पर परीक्षा क्लियर करने की उम्मीद नहीं थी। इसके बदले उन्हें पैसे दिए गए। दरअसल जुलाई 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम केस की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सीबीआई ने मामले में 155 केस दर्ज किए थे। असली प्रतियोगियों से पूछताछ का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उन्हें खुद ही पता नहीं था कि उनकी जगह परीक्षा में कौन बैठा था। घोटाले के मास्टरमाइंड भी उनकी पहचान बताने में सक्षम नहीं थे। सीबीआई ने IDAI से मदद मांगी, लेकिन उसने भी कानून का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। नए कानून के तहत केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में ही आधार के बायोमेट्रिक डाटा के इस्तेमाल की अनुमति दी जा सकती है। सीबीआई के पास करीब 18 लाख तस्वीरें जमा हो गई। इन्हें सरकारी लैब्स में भेजा गया, लेकिन किसी के पास ऐसा सॉफ्टवेयर या विशेषज्ञता नहीं थी कि इनमें से आरोपियों की पहचान कर सके। सीबीआई ने हर आरोपी की पहचान के लिए 10,000 रुपये इनाम की भी घोषणा की, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जांच एजेंसी ने एक प्राइवेट लैब से संपर्क किया। उसने हर आरोपी की पहचान के लिए 2 लाख रुपये मांगे। सीबीआई को 200 आरोपियों की पहचान के लिए 6 करोड़ रुपए देने पड़ते। सीबीआई ने कोई उपाय नहीं देख इंटरपोल से मदद मांगी। सभी 3 लाख तस्वीरें इंटरपोल को भेजी गईं। FBI के फेस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर की मदद से करीब 250 आरोपियों की पहचान हुई। थोड़ी मदद हैदराबाद पुलिस ने भी की। हैदराबाद पुलिस ने करीब 30 आरोपियों की पहचान बताई। दूसरी सबसे हैरान करने वाली बात इस घोटाले में ये रही कि तकरीबन 45 लोग जो इस घोटाले में किसी न किसी तरह से जुड़े थे, उनकी एक एक करके मौत होने लगी। कुछ की मौत की वजह किसी रहस्यमय बीमारी को बताया गया, जिसका राज आज तक नहीं खुला। आइए आपको बताते हैं कि सबसे रहस्यमयी मौतें कौन सी हैं। अक्षय सिंह। टीवी चैनल आज तक के एक पत्रकार सिंह मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाले की जांच कर रहे थे जब उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। उनकी मौत नम्रता डामोर के माता पिता के इंटरव्यू के तुरंत बाद हुई, जो इसी घोटाले में नाम आने के बाद रेलवे पटरियों के पास मरी हुई पाई गई थी। इंटरव्यू के बाद सिंह कुछ कागजात की फोटोकॉपी कराने का इंतजार कर रहे थे, तभी अचानक उनके मुंह से झाग निकलने लगा। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी इस रहस्यमय मौत का राज पता नहीं चला। दूसरी मौत अरुण शर्मा। शर्मा मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन थे। उन पर व्यापम घोटाले के कुछ आरोपियों से संबंध होने का संदेह था। 6 जुलाई को उन्हें भी दक्षिण पश्चिम दिल्ली के द्वारका के एक होटल में रहस्यमय परिस्थितियों में मरा पाया गया था। शर्मा का शव होटल में उनके कमरे में मिला था। शर्मा को उल्टी भी हुई थी और भारी शराब पीने के निशान। तीसरी मौत संजय कुमार यादव। यादव मध्य प्रदेश में एक पुलिस कांस्टेबल थे जिन्हें व्यापम मामले में एक गवाह के रूप में पेश होना था। उनकी भी मौत रहस्यमय तरीके से हुई। हालांकि राज्य सरकार ने तब कहा था कि यादव की मौत हेपेटाइटिस के कारण हुई, और उनकी मौत कैसे हुई इसमें बहुत बड़ा रहस्य आज भी छुपा हुआ है। चौथी मौत नरेंद्र सिंह तोमर। 29 वर्षीय पशु चिकित्सक ने रात में सीने में दर्द की शिकायत की और उन्हें महाराजा यशवंतराव अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 5वीं मौत डॉक्टर राजेंद्र आर्य। 40 साल के डॉक्टर आर्य की मौत तोमर की मौत के 24 घंटे के भीतर ग्वालियर के बिरला अस्पताल में हुई। वह 1 साल से जमानत पर थे। बताया गया कि वो कोटा गए थे और लौट रहे थे, तभी उनकी हालत गंभीर हो गई और उनकी मौत हो गई। छठी मौत अमित सागर। महू वेटरनरी कॉलेज के छात्र अमित सागर श्योपुर जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में मरे पाए गए, लेकिन उनकी मौत का पता तोमर और आर्य के मौत के 1 दिन बाद ही चल गया था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सागर की मौत डूबने से हुई थी और उसका शव तालाब में तैरता हुआ पाया गया था। आपको याद होगा, लखनऊ के माल एवेन्यू में यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और इस घोटाले के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे राम नरेश यादव के लड़के की लखनऊ बंगले पर रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी, जिनका नाम शैलेश यादव था। शैलेश व्यापम घोटाले के आरोपियों में से एक थे। वो मार्च 2015 में अपने आवास लखनऊ में राज्यपाल के बंगले पर मृत पाए गए थे।
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके परिवार के सदस्यों ने दावा किया था कि वह मधुमेह के रोगी थे और ब्रेन हेमरेज से उनकी मौत हो गई। उन्होंने उनकी मौत का सही समय साझा नहीं किया, यह कहते हुए कि उन्हें इसके बारे में सुबह 6 बजे के आसपास पता चला जब वह नहीं उठी। हालांकि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया था कि उनकी मौत जहर खाने से हुई है। वहीं इस मौत में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कहना है कि मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। फिर एक और मौत, विजय सिंह, एक अन्य आरोपी सिंह को भी रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया, वो भी अप्रैल 2015 में छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक लॉज में। वह शाहजहाँपुर जिला जेल में फार्मासिस्ट के पद पर तैनात थे। MPPIB घोटाले से जुड़े 3 मामलों में विशेष कार्यबल STF द्वारा सिंह को गिरफ्तार किए जाने के बाद से सिंह निलंबित थे, लेकिन बाद में एक मामले में बरी भी हो गए थे। सिंह के भाई ने रहस्यमय मौत की जांच की मांग की थी। विजय सिंह का शव भी कांकेर के एक स्थानीय लॉज में ही मिला था। कमरे के अंदर कोई जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया था। फिर एक और मौत, नम्रता डामोर MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर की छात्रा थी। 7 जनवरी 2012 को उज्जैन के कायता गांव में रेलवे ट्रैक के पास उसकी लाश पाई गई थी। एक रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक वह उन संदिग्धों की सूची में थी जिन्होंने अनुचित साधनों का उपयोग करके PMT 2010 पास किया था। फिर एक और मौत, DK साकले जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन थे और जुलाई 2014 में उनकी मौत हो गई। MPPIB घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें बर्खास्त किए गए छात्रों के दबाव से बचने के लिए साकले MPPIB घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए बर्खास्त किए गए थे, छात्रों के दबाव की वजह से। जब वो बर्खास्त किए गए तो 30 दिनों के मेडिकल अवकाश पे चले गए। उसी दौरान उनकी मौत जलने के कारण हुई थी। रामेन सिंह भदौरिया, 30 वर्षीय रामेन सिंह भदौरिया जनवरी 2015 में प्राथमिकी दर्ज होने के कुछ दिनों बाद ग्वालियर में अपने घर पर लटके पाए गए थे। उनकी मां ने भी एक हफ्ते बाद तेजाब पीकर आत्महत्या कर ली थी। प्रवीण यादव, 2012 में मामले के आरोपी के रूप में नामित 27 वर्षीय यादव ने फांसी लगा ली थी। प्रवीण ने 2008-2009 में MPPIB द्वारा आयोजित प्री मेडिकल टेस्ट को पास करने के बाद ग्वालियर के गजरा राजे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS कोर्स में प्रवेश लिया था। जब घोटाला सामने आया तो मामले की जांच कर रहे विशेष टास्क फोर्स यानी कि STF ने उन्हें आरोपी बनाया। इसके अलावा इस घोटाले में जुड़े जिन लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुज पांडे, विक्रम सिंह, अरविंद शाक, कुलदीप मरावी, अनंत टैगोर, आशुतोष तिवारी, ज्ञान सिंह, प्रमोद शर्मा, विकास पांडे, विकास ठाकुर, श्यामवीर सिंह यादव, आदित्य चौधरी, दीपक जैन, ज्ञान सिंह, ब्रजेश राजपूत, नरेंद्र राजपूत, आनंद सिंह यादव, अनिरुद्ध उइके, ललित कुमार, पशुपतनाथ जायसवाल, राघवेंद्र सिंह, आनंद सिंह, मनीष कुमार समदिया, दिनेश जाटव, ज्ञान सिंह, ये तो वो नाम है जो पता चले। अन्य आरोपियों की मौत के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि उनमें से ज़्यादातर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कवर करने वाले चंबल क्षेत्र में मरे पाए गए। अब आप खुद सोचिए कि इतना बड़ा घोटाला जिस देश में होता हो उस देश का क्या होगा। धन्यवाद।